आज हम अर्थशास्त्र में लागत वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में लागत की अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अभी तक हमने उत्पादन सिद्धांत के अंतर्गत समोत्पाद वक्र, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, पैमाने के प्रतिफल इत्यादि विभिन्न बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम इस स्थिति में हैं कि उत्पादक के लिए लागत वक्रों की हम चर्चा करें। किसी भी उत्पादक के लिए उत्पत्ति की मात्रा का निर्धारण करते समय जो उत्पादन में जो लागतें वो वहन करता है, उस पर उत्पादन मात्रा निर्भर करती है। आगे चल के हम कीमत निर्धारण में भी देखेंगे कि किसी उत्पादक का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां उसकी सीमांत लागत उसकी कीमत के वस्तु की कीमत के बराबर होती है। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में लागत शब्द का प्रयोग कई अलग अलग अर्थों में किया जाता है। तो हम कुछ कंसेप्ट लेंगे लागत के। सबसे पहले वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट जो है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जो प्रयत्न, जो एफर्ट्स, जो त्याग, जो सैक्रिफाइस किया जाता है, वह उस वस्तु के लिए वास्तविक लागत कही जाती है। जैसे किसी वस्तु के उत्पादन के लिए श्रमिक के द्वारा जो प्रयत्न किए जाते हैं, या किसी वस्तु के उत्पादन में जो पूंजी लगाई जाती है, पूंजी की बचत के लिए हमें वर्तमान उपभोग का त्याग करना पड़ता है, तो वह त्याग या श्रमिकों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा, उद्यमी के द्वारा जो वस्तु के उत्पादन के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, वह उस वस्तु की रियल कॉस्ट होती है, वास्तविक लागत होती है। लेकिन विद्यार्थियों, वास्तविक लागत को मापना आसान नहीं है, इसलिए अर्थशास्त्री वास्तविक लागत की जगह हम अर्थशास्त्र में लागत की अन्य अवधारणा को ज़्यादा काम में लेते हैं। इसके बाद अगली अवधारणा है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इसको हम वैकल्पिक लागत के नाम से भी जानते हैं। अवसर लागत की अवधारणा अर्थशास्त्र में बहुत उपयोगी है। अवसर लागत को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई उत्पादन का साधन जो अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में जो प्राप्त करता है, वह उसकी अवसर लागत कही जाती है। यानी कि कोई उत्पादक किसी उत्पादन के साधन को काम में लगाता है, मान लीजिए वो श्रम को उत्पादन कार्य में लगाता है, तो श्रम की अवसर लागत वह वैकल्पिक आय है जो वह दूसरे अपने प्रयोग में प्राप्त कर सकता है। और यदि वो फर्म उस श्रमिक को वह वैकल्पिक आय जो वो प्राप्त कर सकता है दूसरे उपयोग में, वह नहीं प्रदान करेगी, तो वह दूसरे उपयोग में शिफ्ट हो जाएगा, चला जाएगा। हम इसको उसकी अवसर लागत बोलते हैं। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक मान लीजिए अध्यापक है, वह अध्यापन कार्य कर सकता है, और मान लीजिए वह सरकारी कर्मचारी के रूप में क्लरिकल जॉब भी कर सकता है, और मान लीजिए वह वर्तमान में अध्यापन कार्य कर रहा है, उसे अध्यापन कार्य में उतना नहीं मिल रहा है जितना कि वो सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करके, क्लर्क वाला जॉब काम करके वो कमा सकता है। तो वह अध्यापन कार्य को छोड़कर क्लर्क का जो काम है उसमें वह स्थानांतरित हो जाएगा। तो किसी एक उत्पादन के साधन को उस उत्पादन कार्य में बनाए रखने के लिए उसके सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में प्राप्त होने वाली आय उसे अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए भूमि है, भूमि पर हम गेहूँ उपजा सकते हैं, और उस पर हम गेहूँ के अलावा हम चावल भी उत्पन्न कर सकते हैं, या दूसरी वस्तु हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो गेहूँ की अवसर लागत जो भूमि पर उत्पन्न की जाने वाली दूसरी वस्तु है जो छोड़ी गई है गेहूँ को उत्पन्न करने के लिए, वो उसकी कॉस्ट कही जाएगी, अवसर लागत कही जाएगी। विद्यार्थियों, अवसर लागत की जो अवधारणा है उसको हम साधन कीमत निर्धारण में जब हम लगान पढ़ेंगे, तो लगान के अंतर्गत भी अवसर लागत का कंसेप्ट का बहुत अधिक प्रयोग
किया जाता है। फिर है मौद्रिक लागत। इसका मतलब ये है कि उत्पादन कार्य में जो उद्यमी उत्पादन के साधनों को नगद रूप में जो भुगतान करता है, मुद्रा रूप में जो भुगतान करता है, उनको हम मौद्रिक लागतें कहते हैं। उत्पादक जो है श्रम की मजदूरी के रूप में, पूंजी के ब्याज के रूप में, भूमि के लगान के रूप में, कच्चे माल के पेमेंट के रूप में, भुगतान के रूप में, और भी अन्य कार्यों पर जो व्यय करता है नगद रूप में, मुद्रा के रूप में, वे सब लागतें मौद्रिक लागत कही जाती है। फिर इसके बाद आती है व्यक्त और अव्यक्त लागतें, जिसको हम बोलते हैं स्पष्ट और अस्पष्ट लागतें, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। मौद्रिक लागत का मतलब है मॉनेटरी कॉस्ट। तो ये जो व्यक्त लागत है वो उत्पादन कार्य में मौद्रिक लागतें होती हैं, जिनका भुगतान उद्यमी करता है उत्पादन के साधनों को, और इन उत्पादन के साधनों को जो उद्यमी के द्वारा जो भुगतान किया जा रहा है, उनको वह अकाउंट्स के में भी मेंटेन करता है, यानी जिसको हम लेखांकन लागतें भी बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, जो कि एक उत्पादक उत्पादन के साधनों पर, रॉ मटेरियल पर, परिवहन पर, एडवर्टाइजमेंट पर जो वह खर्च करता है, वह व्यक्त लागतें होती हैं। लेकिन जो अव्यक्त लागतें हैं, यहाँ हमारा अव्यक्त लागत से मतलब है, जैसे एक उद्यमी है, वह अपने उत्पादन कार्य को अपने घर की इमारत में चला रहा है, या अपने स्वयं के भवन में चला रहा है, या उस उत्पादन कार्य में उसने स्वयं की पूंजी लगाई हुई है, जिसका भुगतान उसे किसी दूसरे को नहीं करना है, तो वह उस उत्पादन की अव्यक्त लागत है। अर्थशास्त्री लागत की अवधारणाओं में व्यक्त लागत और अव्यक्त लागत दोनों को शामिल करते हैं। अव्यक्त लागतों की कैलकुलेशन के लिए हम अवसर लागत के कंसेप्ट को काम में लेते हैं कि यदि मान लीजिए कोई उद्यमी है, वो अपनी पूंजी का प्रयोग उत्पादन कार्य में कर रहा है, तो उस पूंजी की जो कॉस्ट है, वह अगर वह किसी दूसरे को उधार दे देता तब उसे उसका ब्याज मिलता, तो वो जो इनकम है, पूंजी का जो ब्याज है, वह उसकी अव्यक्त लागत के रूप में उसको शामिल कर सकता है। यानी हम इसकी इम्प्यूटेड कॉस्ट शामिल करते हैं। उद्यमी जो स्वयं के संसाधन उसमें लगा रहा है, स्वयं का श्रम उसमें लगा रहा है, उसकी इम्प्यूटेड कॉस्ट हम अर्थशास्त्र में लागतों के कंसेप्ट में हम शामिल करते हैं। फिर है आर्थिक लागत, इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट जहाँ तक अर्थशास्त्रियों के लिए कॉस्ट का जो कंसेप्ट है आर्थिक लागत, उसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों शामिल हैं। यानी आर्थिक लागत का मतलब है व्यक्त लागतें, जिनको हम लेखांकन लागतें भी कहते हैं, और अव्यक्त लागतें जो कि उद्यमी के द्वारा स्वयं के संसाधनों की जो कॉस्ट है। तो आर्थिक लागत में हम इन दोनों को शामिल करते हैं। विद्यार्थियों, एक चीज और ध्यान रखें, जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है उसमें हम जो सामान्य लाभ है, नॉर्मल प्रॉफिट है, उसको भी हम शामिल करते हैं, क्योंकि यदि उद्यमी को नॉर्मल प्रॉफिट नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, तो उसे उत्पादन की प्रेरणा, इंसेंटिव नहीं होगा। इसलिए हम आर्थिक लागत में नॉर्मल प्रॉफिट को, सामान्य लाभ को भी शामिल करते हैं। इसके बाद है निजी लागत और सामाजिक लागत। निजी लागत किसी उद्यमी के द्वारा उत्पादन के साधनों पर जो व्यय किया जा रहा है, जो उत्पादन प्रक्रिया में जो खर्चे वहन किए जा रहे हैं, वह निजी लागत है। जैसे उत्पादक श्रम को मजदूरी चुकाता है, पूंजी को ब्याज चुकाता है, जो कच्चा माल है उस पर व्यय करता है, परिवहन साधनों पर व्यय करता है, जो भी वह व्यय करता है वह उत्पादन प्रक्रिया में निजी लागत है। सामाजिक लागत से हमारा मतलब है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसी लागतें हैं जिनको निजी उद्यमी वहन नहीं करता है, लेकिन उसके उत्पादन कार्य के फलस्वरूप समाज को या अन्य व्यक्तियों को लागत वहन करनी पड़ती है। जैसे हम एक फैक्ट्री है, कारखाना है, जिसमें उत्पादन कार्य किया जा रहा है, और उस उत्पादन कार्य के फलस्वरूप जो धुआं निकल रहा है या जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसके कारण जो समाज के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की हानि हो रही है, जिसको
भी उद्यमी उसको वहन नहीं कर रहा है, लेकिन समाज के व्यक्ति उसको वहन कर रहे हैं, उसको कॉस्ट उठानी पड़ रही है उस फैक्ट्री के कारण, तो वह सामाजिक लागत है उस उत्पादन कार्य की। तो सामान्यतः निजी उद्यमी है वो सामाजिक लागत को, सोशल कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखते। या जैसे फैक्ट्री है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नदियों में बहा दिया जाता है, तो जिससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, उससे चल के आगे जो दुष्परिणाम हो रहे हैं वो भी उस उत्पादन की सामाजिक लागत है। वास्तव में किसी उत्पादन कार्य की सही लागत को जानने के लिए हमें सामाजिक लागत और निजी लागत दोनों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी समाज का जो सामाजिक कल्याण है, आर्थिक कल्याण है, वह हम अधिकतम हो सकता है। और उसको इसलिए ये सामाजिक लागत का जो कंसेप्ट है काफी उपयोगी है। फिर है अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। विद्यार्थियों, हम उत्पादन फलन के अंतर्गत भी इस कंसेप्ट को देख चुके हैं कि फर्म के लिए कुछ साधन अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित लागत है, अल्पकालीन लागत होती है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट होती है। और जब दीर्घकाल में फर्म के लिए सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, फर्म उत्पादन का पैमाना, प्लांट साइज को बदल सकती है, साधनों की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकती है क्योंकि सारे साधन परिवर्तनशील हैं। तो हम वहाँ पर दीर्घकालीन लागतों की चर्चा करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉस्ट पर उसकी चर्चा करते हैं। और अल्पकालीन लागत में जैसा कि मैंने अभी बताया कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं जिनको फर्म के पास इतनी समय अवधि नहीं होती कि उन साधनों को वो परिवर्तित कर सके, और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, जैसे श्रम है, कच्चा माल है, परिवहन पर आने वाली लागत है, ये सब परिवर्तनशील लागतें हैं जिनको फर्म उत्पादन की मात्रा के अनुसार कम या ज़्यादा हुआ हो सकती है। लेकिन जो फर्म का प्लांट साइज है, यानी जो फर्म ने जो मशीनरी उत्पादन कार्य में लगी हुई है, या जो भवन जिसमें उत्पादन कार्य हो रहा है, इमारत जिसमें उत्पादन कार्य हो रहा है, वो स्थिर साधन के अंतर्गत आता है, जिसको फर्म अल्पकाल में नहीं बदल सकती है। तो विद्यार्थियों, ये लागत से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं हैं। अब हम इसके बाद अल्पकालीन लागतें, शॉर्ट टर्म कॉस्ट की चर्चा करेंगे। शॉर्ट टर्म कॉस्ट, अल्पकालीन लागतें, जैसे कि आपने ये टेबल देख रहे हैं आप इस टेबल में, इसके फर्स्ट कॉलम में क्यू उत्पादन दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है, कुल स्थिर लागत, अगले कॉलम में टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, कुल परिवर्तनशील लागत, फिर इसमें कुल लागत दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है, फिर औसत स्थिर लागत दी हुई है, एवरेज फिक्स कॉस्ट दी हुई है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत, ये यहाँ पर हमें दी हुई है। क्योंकि हम जानते हैं कि अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। स्थिर साधनों की मात्रा को फर्म का जो प्लांट साइज है उसके आधार पर निश्चित होती है, वह निश्चित होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। जो फर्म के लिए जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो फर्म को करनी ही पड़ती है, चाहे उत्पादन कम हो या ज़्यादा, या फर्म उत्पादन बंद करना चाहे, शून्य उत्पादन करना चाहे, तो भी फर्म के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट उसे उठानी ही पड़ती है। तो इस कॉलम में हमने उत्पादन मात्रा दी हुई है, आप देख रहे हैं 0 से लेकर 9 तक। टोटल फिक्स कॉस्ट 10 पर स्थिर है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन की मात्रा के साथ बढ़ रही है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती हुई है, और जब उत्पादन शून्य है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट शून्य है। जो टीसी है वह टीएफसी और टीवीसी दोनों का योग है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अल्पकाल में जो कुल लागत है टीसी इक्वल टू टीएफसी
इसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू TVC डिवाइडेड बाई Q, यानी कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन मात्रा से विभाजित कर दें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। फिर है AC इक्वल टू TC डिवाइडेड बाई Q, कुल लागत को यदि जो उत्पादन मात्रा है उससे डिवाइड कर दें तो AC आ जाएगी। हम AC को ऐसे भी लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AFC प्लस ABC, औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। फिर उसके बाद अगला कंसेप्ट है मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। सीमांत लागत जो बराबर है वह है डेल्टा TC डेल्टा Q, यानी उत्पादन की एक इकाई में परिवर्तन होने पर कुल लागत में होने वाला परिवर्तन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा TBC डिवाइडेड बाई डेल्टा Q, यानी क्योंकि अल्पकाल में जो अल्पकाल में जो कुल स्थिर लागत है वह तो स्थिर है ही, और जो TVC है उत्पादन मात्रा बदलने के साथ बदलती जा रही है, तो MC को हम जो सीमांत लागत है हम उसमें सीमांत लागत को TVC में परिवर्तन के रूप में भी देख सकते हैं। जब उत्पादन मात्रा में एक इकाई परिवर्तन होने पर TVC में जो होने वाला परिवर्तन है वह टोटल वेरिएबल कॉस्ट है MC। तो जो अंतिम कॉलम है उसमें MC दिया हुआ है। विद्यार्थियों, अब इन सब का रेखा चित्र के द्वारा निरूपण और उनका अंतर संबंध हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपके लिए यह होमवर्क है कि आप Q और TFC लेकर और TVC लेकर, ये 3 कॉलम लेकर बाकी के कॉलम की पूर्ति आप अपने आप करें। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको पूरी टेबल के कॉलम दिखा दिए हैं, पूरा कैलकुलेट कर दिया है। आपके लिए ये होमवर्क है कि आप उत्पादन मात्रा TFC निश्चित मात्रा में लेकर और TVC आप चाहे किसी कॉलम को ले सकते हैं, इन दोनों कॉलम को छोड़ के आप इनके अपने आप से सारे कॉलम कैलकुलेट करें। और इसके बारे में जो रेखा चित्र के द्वारा करना निरूपण है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। उम्मीद है अभी आपको ये कंसेप्ट काफ़ी कुछ समझ में आ गए होंगे, और कल अगले वीडियो में हम इनको और अच्छी तरह से आपको स्पष्ट करेंगे, रेखा चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। थैंक यू।